हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीरीज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। इसमें से पहला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। दूसरा टॉपिक हम क्षेत्रीय राज्यों मैसूर और पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर पर हम भारत में जो भी प्रमुख गवर्नर जनरल रहे हैं और वायसराय रहे हैं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इस लेक्चर से पहले लेक्चर नंबर 1 आ चुका है जिसमें कि हमने भारत में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 9415950206। चलिए आज का पहला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से विभिन्न यूरोपीय शक्तियां भारत में आई थी और उन्होंने किस किस तरह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कंपनी स्थापित की थी, अपने किले का निर्माण कराया था। और इसी के साथ उनमें आपस में जो टकराव हुए थे या भारतीय राजाओं के साथ जो उनके टकराव हुए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से किस तरह से बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया और उसके बाद बंगाल के रास्ते संपूर्ण भारत पर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि कार्नेटिक युद्ध तक हमने कवर कर लिया था। अब हम स्पेसिफिकली बंगाल के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें से 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। देखिए हमको पता है कि 1717 में उत्तर भारत में कौन से राज्य का शासन था, तो मुगलों का शासन चल रहा था। लेकिन जो मुगल थे वो क्या थे, मतलब जो हेड शासक हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि अकबर हो गए, जहांगीर, शाहजहां, उनके बाद औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरह से जो शासक आए तो वो तो मेन आगरे से या दिल्ली से गवर्न करते थे पूरे अपने साम्राज्य को। लेकिन उसके बाद वो प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति भी करते थे क्षेत्रीय स्तर पर। मतलब जो छोटे छोटे, जैसे आप ये मान लीजिए कि आज की जो व्यवस्था है उसमें पूरे देश का अगर हम हेड की बात करें तो वो कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन उनकी सहायता के लिए फिर क्या है कि राज्यों में मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ इसी तरह का सिस्टम उस टाइम पर भी हुआ करता था। तो जो बादशाह होते थे मुगलों के, वो हेड होते थे और प्रांतीय स्तर पर अलग अलग गवर्नर की नियुक्ति करते थे वो। तो इसी क्रम में मुगल सम्राट तो उस समय फर्रुखसियार थे और उन्होंने बंगाल के लिए 1717 में मुर्शीद कुली खां को गवर्नर नियुक्त किया था। और मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच और बंगाल के गवर्नर के बीच में। तो और इसकी डेट थी 23 जून 1757 को। तो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है,
और रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था इसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ ने। तो ये जो थे मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ, ये सिराजुद्दौला के दरबार के लोग थे, जो कि जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था युद्ध में। और सिराजुद्दौला नवाब की सेना का नेतृत्व किया था मीर मदान ने, और यह मीर मदान युद्ध में मारा गया था। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया था, और ब्रिटिश प्रभुत्व को एक तरह से प्रारंभ करने वाला यह युद्ध माना जाता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, लेकिन यह कोई निर्णायक युद्ध नहीं कहा जाता। मतलब इसमें लिखा है प्रथम निर्णायक सफलता। लेकिन देखिए इसके प्लासी के युद्ध के लास्ट में क्या हुआ था कि इसका जो नवाब था बंगाल का, वो भाग गया था मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो एक तरह से कुछ कंक्लूजन नहीं निकला था इस युद्ध का। हालांकि बंगाल पर फिर अंग्रेजों का मतलब बंगाल में अंग्रेजों ने एक कठपुतली नवाब बिठा दिया था, जो कि अंग्रेजों की नीतियों को सपोर्ट करता था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कोई निर्णायक युद्ध, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट भारत पर जो है वो ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया हो। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट युद्ध एक और हुआ था, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। तो बक्सर के युद्ध को एक तरह से भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्रिटिश का बहुत ही प्रभावी युद्ध माना जाता है। तो देख लेते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में और फैक्ट्स। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था, और इसे विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। ठीक है, तो विलियम पिट ने किस बंगाल के गवर्नर को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा था। उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, और मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ 23 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, अब देखिए प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध में देखिए क्या होता था कि जो नवाब होते थे या राजा होते थे, तो हमने मतलब हिस्ट्री का अगर आइडिया होगा तो सबको पता रहता है कि जो एग्जिस्टिंग राजा होते हैं, उनके विपक्ष में भी उनके दरबार में कई लोग होते हैं। ठीक है, तो यही हुआ था सिराजुद्दौला के साथ में। सिराजुद्दौला के दरबार में जो अन्य उपस्थित लोग थे, उन्होंने अपने हितों के चलते ब्रिटिश का साथ दिया था प्लासी के युद्ध में, और फाइनली क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला को हटाकर फिर जो उनके नेक्स्ट थे वो बंगाल के नवाब बन गए थे। ठीक है, जैसे कि नाम आता है कि मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम बंगाल के नवाब बन गए थे। अब ब्रिटिश ने साथ दिया था, तो क्यों दिया था? ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए साथ दिया था। ठीक है, मीर कासिम का। तो क्या हुआ कि बाद में ब्रिटिश की मांगे इतनी बढ़ गई कि फिर मीर कासिम, जो कि अपने हितों के लिए एक तरह से जिसने गद्दी पर कब्जा किया था, उसने सोचा कि अब हम ब्रिटिश को साइड करें। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा कि मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा। ठीक है, और इन्होंने सोचा कि अब हम अंग्रेजों को साइड करेंगे, अब हमारा तो काम हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने पासा पलट दिया और इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। तो एक तरह से ये एक तरह से कंक्लूसिव युद्ध था। एक जो था कि प्लासी के युद्ध में तो नवाब मैदान छोड़कर ही भाग गया था, और जो भी था कि उसके लोगों ने मतलब उससे विश्वासघात किया था, इस वजह से प्लासी के युद्ध में जीत हुई थी अंग्रेजों की। पर बक्सर के युद्ध में क्लियर कट जीत हो गई थी अंग्रेजों की, और इसका मतलब था कि
अंग्रेज अब भारतीय शक्तियों की अपेक्षा एक तरह से शक्तिशाली रूप में उपस्थित हुए। ठीक है, तो मीर कासिम, तो ये पूछा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो मीर कासिम, ठीक है, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कैप्टन हेक्टर मुनरो ने। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बंगाल का नवाब मीर जाफर हुआ करता था। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि हर युद्ध के बाद संधि होती है, तो इसी क्रम में इलाहाबाद की संधि किससे रिलेटेड हो गई, बक्सर के युद्ध से रिलेटेड हो गई। इलाहाबाद की संधि भी दो चरणों में हुई। पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। इसमें ये संधि क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, क्या मतलब था कि जो कर राजस्व होता था इन तीनों क्षेत्रों से, जो कि पहले नवाब लिया करते थे, अब वो ब्रिटिश लेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे जो रेवेन्यू था वो अब ब्रिटिश के पास चला गया। नेक्स्ट, द्वितीय संधि। द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं के साथ अलग अलग संधि। इसके अंतर्गत द्वितीय संधि में इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिए गए। ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा के जिले शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, जो जैसे कि अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 37 तक और बहादुर शाह 1837 से 57 तक, वो सिर्फ पेंशन भोगी बनकर रह गए थे बक्सर के युद्ध के बाद। तो अंग्रेजों ने क्या बोला था कि आप मतलब जो प्रदेश थे उनके दीवानी का अधिकार तो अंग्रेजों ने ले लिया था, पर उसके बदले में एक पेंशन नियुक्त कर दी थी जो नवाब हुआ करते थे या जो राजा हुआ करते थे। ठीक है, उनके लिए एक पर्टिकुलर पेंशन नियुक्त कर दी थी। तो अगर किसी ने लगान मूवी देखी होगी, है ना, लगान मूवी है ना आमिर खान वाली, तो उसमें वो जो राजा आते थे जो बैठ जाते थे ब्रिटिश के साथ में, तो वो भी क्या थे, वो एक पेंशन भोगी राजा थे। तो उनके क्षेत्र पर तो ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था, पर उनको एक निश्चित अमाउंट में पेंशन मिला करती थी। ठीक है, तो कुछ कुछ उसी तरह के राजाओं की स्थिति हो गई थी बक्सर के युद्ध के बाद में। और इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, कौन था बंगाल का गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव था। अब देखिए, ये जो गवर्नर है, हमने देखा था पिछली क्लास में कि प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी ब्रिटिश के द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। तो अब ये बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। इसी तरह से सिमिलरली बम्बई की प्रेसिडेंसी भी थी और मद्रास की प्रेसिडेंसी भी हुआ करती थी। ठीक है, तो तीनों प्रेसिडेंसी इस समय तक इंडिपेंडेंट थी। अभी हम क्या देखेंगे कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, तो जो बंगाल का गवर्नर होगा आगे जाकर, वो फिर हेड बन जाएगा पूरे भारत के ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज का। ठीक है, और जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी है वो उसके अधीन आ जाएंगी कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम एक्ट पढ़ेंगे। अभी क्या था, अभी बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। नेक्स्ट, नजमुद्दौला, बंगाल का नवाब ने स्वीकारा कि सम्राट को 26 लाख वार्षिक अदा करना था। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल के
लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को चुना था। तो इसका मतलब क्या था कि रेवेन्यू का काम तो तुम करो, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिश लेंगे, ठीक है। तो दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को चुना था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध देख लेते हैं ब्रिटिश से रिलेटेड। तो एक युद्ध आता है 1760 ईस्वी में, वांडीवाश का युद्ध, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हो गया, उसके बाद फ्रांसीसी से अभी भी क्लैशेस चल रहे थे ब्रिटिश के, ठीक है। तो ये जो प्लासी और बक्सर का युद्ध है, ये तो उत्तर भारत के रीजन में चल रहे थे, बंगाल अवध के क्षेत्रों में, ठीक है। इसी टाइम पर क्या था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य अलग क्षेत्रों में युद्ध चल रहे थे। जनवरी 1760 में इसी क्रम में हुआ वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व सर आयरकूट द्वारा और फ्रांसीसी की तरफ से इसका नेतृत्व काउंट दी लाली के द्वारा किया जा रहा था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट 1849 में चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को अंग्रेजी सेना और सिख सेना के बीच में, ठीक है। सिख अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ के द्वारा और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह के मध्य, और यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिलियावाला का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो सिख सेना और अंग्रेज सेना के बीच में, या सिख सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में चिलियावाला का युद्ध हुआ था। और तत्कालीन गवर्नर कौन थे इस समय चिलियावाला के युद्ध में? तो डलहौजी थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध हुआ 1795 ईस्वी में, और हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच में ये हुआ था। इसमें निजाम की हार हुई थी, ठीक है। तो खुर्दा का युद्ध भी याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। तो जैसे उत्तर भारत में हमने देखा कि ब्रिटिश जब आए थे, तो उस समय पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हो रहा था, तो उत्तर मुगल का काल था, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो प्रभुत्व था वो मुगलों का प्रभुत्व था। इसी तरह से पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर एक क्षेत्रीय राज्य हुआ करता था जिसको पंजाब के नाम से जाना करते थे। तो उसमें वर्तमान जो भारत है उसके नॉर्थ वेस्ट साइड के, मतलब उत्तर पश्चिम साइड के राज्य थे, और इसी के साथ पाकिस्तान के राज्य जो क्षेत्र था वो भी पंजाब के अंतर्गत आता था। इसी तरह से दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ करता था जिसको मैसूर बोलते हैं। तो वर्तमान मैसूर सिटी से उसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। मैसूर के अंतर्गत बहुत बड़ा साम्राज्य आता था जिसमें कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और अगर आप नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु और वर्तमान केरल के भी कई सारे जो क्षेत्र थे उसमें सम्मिलित थे, ठीक है। तो मैसूर राज्य दक्षिण भारत में उस समय सशक्त राज्य माना जाता था, और जो नॉर्थ वेस्ट साइड में था, उत्तर पश्चिम साइड में था, वो पंजाब राज्य माना जाता था, ठीक है। तो भारत में जब ब्रिटिश ने प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया तो एक तो उसे बंगाल के साइड से क्लैश का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो बंगाल, अवध और दिल्ली के जो शासक थे उनसे, गवर्नर या शासक जो भी थे, उनसे उनको क्लैश करना पड़ा, उनसे उनको मतलब लोहा लेना पड़ा। और इसी के साथ में पंजाब और मैसूर बहुत सशक्त शक्तियां थी, इनके साथ भी इनको चुनौतीपूर्ण युद्धों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो पहले हम पंजाब के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब पर उस समय रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में, ठीक है। 1765 में हमने देखा था कि बक्सर का युद्ध हुआ था, और उत्तर भारत के राज्यों पर बंगाल, अवध और दिल्ली तक एक तरह से आप मान सकते हैं कि अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अब अंग्रेज क्या हुआ कि बंगाल की साइड से तो उन्होंने प्रवेश किया एक तरह से, अब उसको अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया।
तो फिर वेस्ट की साइड बढ़ेंगे अंग्रेज, ठीक है। एक तो वेस्ट की साइड बढ़ेंगे और साउथ की साइड में बढ़ेंगे। तो वेस्ट की साइड जाने पर इनका सामना हुआ पंजाब से, ठीक है। तो पंजाब में उस समय रणजीत सिंह का शासन था। तो रणजीत सिंह के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। और कि एक तो पूछा जाता है कि रणजीत सिंह किस मिसल से थे। तो उस समय कई तरह की मिसल थी। तो मिसल आप एक तरह से ये जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कबीले टाइप, आप कबीले जैसे से कोरिलेट कर सकते हैं मिसल को। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में अ, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो नाम याद रखना है, सुकर चकिया मिसल। और रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तून को जीता था। तो रणजीत सिंह जो थे, ये खुद से ही, मतलब ये महत्वाकांक्षी शासक थे और ये अपना राज्य एक्सपेंड करना चाहते थे। और उधर से ब्रिटिश आ रहे थे, ब्रिटिश अपना राज्य एक्सपेंड करना चाह रहे थे, ठीक है। तो होगा क्या फिर बाद में दोनों के मध्य युद्ध होगा, ठीक है। तो 1700 इसके बाद रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और इन्होंने अदालते आला की स्थापना लाहौर में की थी, ठीक है। तो एक तरह से कोर्ट जो था उसकी स्थापना की थी लाहौर में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, ठीक है, के द्वारा हुई थी। और इसमें चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य यह संधि साइन की गई थी। और इस संधि में ये डिसाइड किया गया था कि सतलज नदी से इस साइड में रणजीत सिंह का राज्य होगा, मतलब सतलज नदी के वेस्ट साइड में पंजाब राज्य रहेगा, उसमें ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं करेंगे। और सतलज नदी के पूर्व साइड में, यानी कि भारत की जो वर्तमान भारत है, इस साइड में अंग्रेजों का राज्य होगा और इसमें रणजीत सिंह अपनी बाउंड्री इस साइड एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सतलज नदी को अपनी सीमा बना लिया गया था इस संधि में। तो इसको क्या नाम से जानते हैं? अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, ठीक है। और शाह शुजा कौन थे? शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, जो कि 1803 में पंजाब की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो रणजीत सिंह कोहिनूर हीरो को वापस लाए थे शाह शुजा से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1802 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर विजय प्राप्त की थी। और महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, ठीक है। इसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अन्य शासक आए और इसमें सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक थे वो दलीप सिंह थे। और दलीप सिंह ने 1843-49 के टाइम पर ईसाई धर्म अपना लिया था और इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजों, देखिए, रणजीत सिंह जब तक थे तब तक तो उन्होंने अंग्रेजों को आने नहीं दिया, मतलब जो अमृतसर की संधि हुई थी वो प्रभावी बनी रही। पर रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही फिर से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जो थी वो डेवलप होने लगी कि पंजाब की साइड भी अब अपना विस्तार करना है। तो इसी क्रम में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कर लिया और दलीप सिंह, जो कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, उनको पेंशन भोगी बना दिया, जैसे कि वो अन्य शासकों के साथ में किया करते थे भारत में। उनको एक निश्चित अमाउंट में पेंशन उनकी सुनिश्चित कर देते थे और उनके पूरे राज्य पर कब्जा करके जो भी राज्य की कर वसूली होती थी वो स्वयं ब्रिटिश किया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने इसी तरह से दलीप सिंह को पेंशन भोगी बना दिया और उनको ब्रिटेन भेज दिया।
नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को घोषणा की और संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश भारत में कर लिया था। नेक्स्ट है कि विलय के बाद पंजाब पर शासन के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया गया था। तो इन 3 लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है। पहला है हेनरी लॉरेंस, दूसरा है जॉन लॉरेंस और तीसरा है चार्ल्स ग्रेनविन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया क्षेत्रीय राज्य पंजाब के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा क्षेत्रीय राज्य मैसूर के बारे में। तो इसी तरह से जैसे पंजाब के साथ में हमने देखा कि युद्ध हुए एक्सपेंशन के लिए, इसी तरह से ब्रिटिश ने मैसूर के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भी विभिन्न तरह के युद्ध लड़े थे। ठीक है, इसमें से पहला युद्ध था जिसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आंग्ल मतलब ब्रिटिश, मैसूर मतलब मैसूर साम्राज्य। ठीक है, ये हुआ था 1769 से लेकर 1769 में। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 1767 टू 1769 होगा। ठीक है, 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के मध्य में। ठीक है, अंग्रेज और हैदर अली के मध्य में। इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। तो पहले युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था और इसके बाद हुई थी मद्रास की संधि। ठीक है, तो मद्रास की संधि किससे रिलेटेड है? ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने जो मैसूर के सराउंडिंग क्षेत्र थे, मतलब मैसूर के चारों तरफ के क्षेत्र थे, उनके जो शासक थे निजाम और मराठे, तो निजाम और मराठों को अपनी ओर सम्मिलित कर लिया था हैदर अली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो निजाम, मराठे, अंग्रेज और हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए थे। ठीक है, एक तरफ निजाम, मराठे और अंग्रेज और दूसरी तरफ हैदर अली। नेक्स्ट 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, डिंडीगुल क्या था? डिंडीगुल में उसके बाद हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो देखिए होता क्या था, ब्रिटिश, देखिए हम जानते हैं कि शुरू से ही कि भारत बहुत ही सशक्त राज्य रहा है, सशक्त देश रहा है। ठीक है, सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले। और हमने ये भी देखा कि ब्रिटिश आया और ब्रिटिश सब लूट कर ले गए। ठीक है, तो पहले क्या था कि क्षेत्रीय राज्य जो थे वो बहुत सशक्त थे। ठीक है, लेकिन उनमें आपसी एकता की भावना नहीं थी। क्या होता था कि प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक थी राज्यों में। तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने उस प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाया। तो जैसे कि हमने देखा कि मैसूर राज्य के लिए मैसूर के जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे जो कि मराठे और निजाम। ठीक है, तो निजाम हैदराबाद में और मराठे महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया इस क्रम में कि अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, मतलब अगर आप हमारे साथ युद्ध करोगे इससे आपका फायदा होगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना राज्य एक्सपेंड कर लेंगे अंग्रेजों का साथ पाकर। एक तरह से उन्होंने सोचा था कि हम अंग्रेजों का लाभ उठाएंगे अपने हितों के लिए, पर फाइनली क्या हुआ, अंग्रेजों ने राज्यों, क्षेत्रीय राज्यों का लाभ उठा लिया अपने फायदे के लिए और अल्टीमेटली उन क्षेत्रीय राज्यों को पेंशन भोगी बनाकर छोड़ा। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि नवाब जो बंगाल के नवाब थे या अवध के नवाब थे, इन सभी को पेंशन भोगी बना दिया, या जो क्या बोलते हैं, पंजाब के जो राजा हुआ करते थे उनको भी पेंशन भोगी बनाया। अल्टीमेटली यही होगा दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी, कि विभिन्न प्रकार के जो निजाम और मराठे थे इनको भी लास्ट में ब्रिटिश पेंशन भोगी बनाकर छोड़ देंगे और इनके संपूर्ण राज्य पर खुद कब्जा कर लेंगे और
कर राजस्व की वसूली का अधिकार अल्टीमेटली ब्रिटिश के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम अभी आगे और देखेंगे। तो ये हो गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या था, मराठे और निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था हैदर अली के विरुद्ध। हैदर अली उस समय बहुत ही पावरफुल शासक थे मैसूर के। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि तीनों अलग अलग सेनाएं थी। एक सैनिक, एक थे ब्रिटिश, एक थे मराठा, एक थे निजाम। तो तीनों की सेनाओं के मध्य में सिंक्रो नहीं था। ठीक है, तीनों सेनाएं एक साथ मिलेंगी आके तो हो नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये अल्टीमेटली तीनों, मतलब तीन सेनाएं एक साथ होते हुए भी ये हैदर अली से पराजित हो गई थी। नेक्स्ट फिर इसके बाद हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के मध्य। और इस युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर हुआ करते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया, जो कि हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में आता था। ठीक है, तो अभी भी हम माहे देखते हैं ना। तो माहे पर हमला किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और हैदर अली ने मराठों और निजामों के साथ गठबंधन किया था और ब्रिटिशों पर हमला कर दिया था। ठीक है, तो अब हैदर अली ने मराठे और निजामों को अपनी साइड में मिला दिया और ब्रिटिश पर हमला किया। और 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट युद्ध में हैदर अली जीते थे, लेकिन सेकेंड युद्ध में हैदर अली हार गए थे। कहां पर, पोर्टो नोवा के युद्ध में 1781 में। ठीक है, और इस युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि साइन की गई थी। मैंगलोर की संधि कब साइन की गई, 1784 ईस्वी में। इसके बाद हैदर अली के पुत्र जो कि टीपू सुल्तान हुआ करते थे, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो अब देखिए, जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो टीपू के साथ ही हुई थी। अब जो हैदर अली थे, हैदर अली के बाद उनका शासन संभाला उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने के बाद टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने संधि की और उसके बाद टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब की स्थापना करने के पीछे टीपू का उद्देश्य क्या था, तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि जब यूरोपीय भारत में आए थे तो अलग अलग यूरोपीय शक्तियां भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए अग्रसर थी। तो जैकोबिन क्लब एक तरह से फ्रांसीसी क्लब था। तो टीपू सुल्तान ने क्या दूरदर्शिता की नीति अपनाई थी, इन्होंने सोचा था कि हम फ्रांसीसियों की सहायता लेकर ब्रिटिश को हरा देंगे, क्योंकि इस तरह से तो डायरेक्ट ब्रिटिश को हराना इम्पॉसिबल लग रहा था। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देख लिया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देख लिया। ठीक है, तो फिर टीपू ने क्या सोचा कि हम फ्रांसीसियों को साथ में लेंगे और इसी क्रम में जैकोबिन क्लब, जो कि फ्रांसीसी क्लब था, इसकी स्थापना टीपू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद आता है थर्ड, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से कार्नवालिस और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। ठीक है, तो अब डायरेक्ट टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो कि 1792 ईस्वी में हुई थी। और टीपू को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अपना आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, आधा राज्य इनका चला गया था और इसके साथ ही 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर जाने के रूप में देने पड़े थे टीपू को। ठीक है, तो आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। और संधि कौन सी हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके बाद आता है सबसे लास्ट 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर वेलेजली हुआ करते थे और इस युद्ध के बाद से एक तरह से मैसूर साम्राज्य की समाप्ति हो गई थी। और 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया था
और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और इसी के साथ मैसूर साम्राज्य की समाप्ति। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट संधियां देख लेते हैं कि वो किस सन में और किन किन राजाओं के मध्य में हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि हमने देखी थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद में, जो कि अंग्रेज और मुगल सम्राट के मध्य में हुई थी। सेकंड, मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठा के मध्य में। ठीक है, और मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के मध्य में। ठीक है, तो ये सभी संधियां हैं, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और उनके वायसराय, महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल वायसराय और उनके महत्वपूर्ण कार्य। तो 1857 से पहले भारत के गवर्नर जनरल को, जो भारत का ब्रिटिश हेड हुआ करता था, ठीक है, जो कि पूरे संपूर्ण भारत के क्या बोलेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मिलिट्री को संभालता था, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो ब्रिटिश मुखिया भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था 1858 अधिनियम से पहले। 1858 के भारत सरकार अधिनियम में इस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो काम वही थे पर नाम अलग अलग हो गए थे 1858 के बाद से। 1858 के पहले गवर्नर जनरल, 1858 के बाद वायसराय। तो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कौन से सन में और कहाँ के गवर्नर जनरल ये बने थे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1834 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। देखिए, पहले 1833 से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, और 1833 एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, तो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? ये बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, एक तरह से जब ब्रिटिश ने अपनी जड़ें जमाई थी भारत ने, तब उसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, तो इनका ड्यूरेशन था, 2 बार ये आए, 1758 से 60 के बीच में ये आए भारत में, उसके बाद ये वापस चले गए, और उसके बाद फिर से 1765 से 67 के बीच में ये भारत में एक्टिव रहे। ठीक है, इनका जो था वो टेन्योर दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए, ये जो गवर्नर या गवर्नर जनरल होते थे, ये क्या होते थे? ये ब्रिटिश अधिकारी होते थे। तो इंग्लैंड से भेजा जाता था इनको, भारत में इनकी नियुक्ति होती थी। एक तरह से जैसे आप ये सोच सकते हैं कि आईएफएस ऑफिसर होते हैं ना फॉरेन सर्विसेज के, कि जाओ तुम दूसरे देश में और तुम इतने ड्यूरेशन के लिए तुम्हारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है और गवर्नर जनरल की तरह कार्य करो। तो वो इंग्लैंड से आते थे, संभालते थे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, और उसके बाद वापस इंग्लैंड में चले जाते थे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव पहले 1758 से 60 के मध्य में आए भारत में, बंगाल के गवर्नर जनरल बनके, उसके बाद चले गए, और उसके बाद फिर से 1765 से 67 के मध्य में ये गवर्नर जनरल बनकर आए थे। उसके बाद इनका जो अचीवमेंट वो क्या था? बक्सर का युद्ध। ठीक है, 22 अक्टूबर 1765 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से भारत में आए थे। ठीक है, हमने देखा। और इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के उपस्थिति में साइन की गई थी।
नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है, क्योंकि बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध कहा जाता है, और बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने साइन करवाई थी। ठीक है। और जो पहले इसके बक्सर के युद्ध के पहले 1757 का प्लासी का युद्ध था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बनारस विद्रोह। बनारस विद्रोह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बनारस विद्रोह 1781 ईस्वी में राजा चेत सिंह ने किया था, और इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। देखिए, जो ब्रिटिश ने जैसे जैसे मतलब जैसे हमने देखा कि बक्सर का युद्ध हुआ, तो ब्रिटिश ने नवाब को हराया, लेकिन नवाब से नीचे भी स्थानीय राजा कुछ हुआ करते थे, स्थानीय शासक हुआ करते थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, या और भी छोटे छोटे लेवल पर। तो जरूरी नहीं है कि नवाब ने मान लिया तो सभी मान ले उस बात को। ठीक है। तो समय समय पर छोटे छोटे लेवल पर भी ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह होते रहे हैं। ठीक है। तो उसी में से एक विद्रोह बनारस का विद्रोह था, जो कि 1781 ईस्वी में हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, वो ये है कि 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति लाई गई थी, और सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति संबंधित थी वॉरेन हेस्टिंग्स से और लॉर्ड वेलेजली से। इस नीति के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। ठीक है। तो इसे घेरे की नीति के नाम से जाना जाता था। उसके बाद द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में की थी, और वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है। तो द्वैत शासन प्रणाली याद रखिएगा कि शुरुआत किसने की थी और समाप्त किसने किया था। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा द्वैत शासन प्रणाली के बारे में। नेक्स्ट है महाभियोग। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग भी चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि देखिए, जो गवर्नर आते थे, तो गवर्नर जैसे युद्ध हुआ तो युद्ध में जैसे करप्शन आज की डेट में है, उस समय भी करप्शन रहता था कि खजाना हाथ लग गया तो जरूरी नहीं है कि सारा गवर्नमेंट को ही दे दिया जाए, कुछ अपने पास भी रख लिया जाए। ठीक है। तो इनके ऊपर करप्शन के लिए महाभियोग चलाया गया था। होता क्या था कि खाली हाथ डिप्यूटेड आते थे, अपॉइंट होते थे गवर्नर के रूप में भारत में, जो भी ऑफिसर्स थे, लेकिन जब वो भारत से जाते थे तो अपने साथ बहुत सारा धन लेकर जाते थे। हालांकि जो उनका डेप्यूटेशन होता था तो वो एक वेतन आधारित डेप्यूटेशन था। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी गवर्नर के रूप में या गवर्नर जनरल के रूप में, तो उनको एक निश्चित वेतन दिया जाता था उस कार्य के बदले। लेकिन यहाँ से जो लूट का धन था, तो लूट का धन लेकर वो वापस जाते थे इंग्लैंड में। ठीक है। तो गए आए तो खाली हाथ थे, लेकिन जाते थे फिर पूरे पूरे शिप भर भर कर लेकर। तो इस तरह से क्या था, तो ये तो अलाउ नहीं था। मतलब अगर धन मिला भी है किसी युद्ध में तो वो सपोज्ड होता था कि जैसे अभी होता है ना कि किसी को खेत में गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो वो धन किसका होता है? वो भारत सरकार का धन होता है। तो उस समय भी यही था कि अगर तुम्हें धन मिला भी है भारत में तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुम दो, ना कोई गवर्नर जनरल पर्सनली अपने पास उस धन को रख सकता है। ठीक है। तो इसी क्रम में वॉरेन हेस्टिंग्स पर क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, वेल्लोर का विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, और इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो थे। ठीक है। आपको ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल द्वारा कौन से कार्य किए गए थे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और किस सन में। तो सर जॉर्ज वेल्लो के काल में क्या हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में,
और वेलोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, और यह मद्रास की सेना में भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में न्यायिक संगठन। तो न्यायिक संगठन की शुरुआत की गई थी भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, और कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया था। तो देखिए, जो न्याय व्यवस्था थी, पहले तो राजाओं की, नवाबों की, और जो भी स्थानीय नवाब रहते थे उनकी अलग न्यायिक व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने नई न्यायिक व्यवस्था शुरू की। ठीक है, तो कोर्ट की स्थापना जो है वो ब्रिटिश ने शुरू की। तो न्यायिक व्यवस्था का जो शुरुआत की थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, और उसके बाद कॉर्नवालिस ने इसे और आगे बढ़ाया था। और 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता आई थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट भारत में सिविल सेवा। सिविल सेवा का जो शुरुआत है वो हम देख लेते हैं। जो वर्तमान में भी हम देखते हैं कि सिविल सेवा है विभिन्न तरह की भारत में। तो इसकी शुरुआत हुई थी कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, शुरुआत की थी, सृजन किया था कॉर्नवालिस ने, और इन्होंने दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 1885 से 1786 से 1793 ईस्वी तक। ठीक है, और दोबारा से ये 1805 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। तो 2 टर्म में इनका भी कार्यकाल रहा था। और भारत में जो इन्होंने व्यवस्थाएं की थी उसमें स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, तो इनको भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। मृत्यु हुई थी कॉर्नवालिस की 5 अक्टूबर 1805 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और अभी भी इनकी कब्र यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 1805 ईस्वी में इनकी मृत्यु, इसकी कॉर्नवालिस की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सहायक संधि। सहायक संधि स्थापित, इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने, और संधि के अंतर्गत कुछ प्रोविजन किए गए थे, जिसमें था कि देखिए, सहायक संधि क्या थी कि जैसे मान लीजिए ब्रिटिश ने किसी राज्य को जीत लिया, जैसे हमने देखा कि मैसूर राज्य को जीत लिया ब्रिटिश ने। ठीक है, तो अब जो वो राज्य है वो कंपनी की सेना को रखेगा। जो ब्रिटिश की सेना है वो उस राज्य में रहेगी, और उस ब्रिटिश सेना का खर्चा वो राज्य पूरा करेगा। ठीक है, मतलब जो राज्य है वो अपने खर्चे पर ब्रिटिश सेना को रखेगा, और बदले में ब्रिटिश उस राज्य की सहायता करेगी। ठीक है, तो इसके संधि के अंतर्गत रियासत कंपनी की एक सेना रखेगी, खर्चा राज्य को देना होगा, और राज्य किसी भी अन्य यूरोपीय की सहायता नहीं करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए ब्रिटिश ने किसी के राज्य के साथ में सहायक संधि साइन की, तो अब वो राज्य जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी और यूरोपीय राज्य के साथ में जाकर मिल जाए। जैसे फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ये भी एक्टिव थे ना उस समय भारत में। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट वो किसी और यूरोपीय देश की सहायता करेगा। ठीक है, तो ये भी एक सहायक संधि की कंडीशन थी। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस साल में किस राज्य ने सहायक संधि साइन की थी। तो हैदराबाद ने साइन की थी 1798 और 1800 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में मैसूर और तंजौर ने साइन की सहायक संधि। 1802 ईस्वी में अवध पेशवा ने, और 1804 ईस्वी में सिंधिया ने, 1818 ईस्वी में होलकर ने। और पहली सहायक संधि साइन की गई थी 1765 ईस्वी में, जो कि अवध के साथ में साइन की गई थी। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि जो थी वो भी सहायक संधि के अंतर्गत ही उसके प्रोविजंस थे। तो यह साइन की गई थी अवध के साथ में। अब नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट बसीन की संधि। बसीन की संधि
1802 ईस्वी में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में साइन की गई थी। ठीक है, तो बसीन की संधि याद रखिएगा। नेक्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में, और इसमें इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और 1815 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी सगौली की संधि के साथ में। तो सगौली की संधि किससे संबंधित है? आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, और इसका अनुमोदन हुआ था, संधि का अनुमोदन हुआ था 4 मार्च 1816 ईस्वी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य में, किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है, नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह 1817 से 10 के बीच में हुआ था, और यह भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में एक तो आंग्ल नेपाल युद्ध और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर टॉमस मुनरो, जो कि 1820 से 1827 ईस्वी के मध्य में कार्यरत थे। तो सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। ठीक है, तो हमने देखा था कि हर क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे, तो मद्रास क्षेत्र के गवर्नर थे सर टॉमस मुनरो, और इनका जो योगदान है भारत में, योगदान नहीं, ये बोलिए कि व्यवस्था की शुरुआत की थी इन्होंने भारत में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी कर वसूली की, किसानों से कर वसूली की एक व्यवस्था हुआ करती थी, तो इन्होंने इसकी शुरुआत मद्रास रीजन में की थी। ठीक है, सर टॉमस मुनरो। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन ने किया था, और इसकी नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। 1837 ईस्वी तक ठगों का अंत हो गया था। ठीक है, तो कैप्टन स्लीमैन ठगों के दमन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए कार्य। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा भारत में, वो माना जाएगा 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो सती प्रथा क्या होती थी कि अगर किसी विवाहित स्त्री का पति मर जाता था, तो उस विवाहित स्त्री को भी पति की चिता पर बैठकर उसके साथ ही जीवित अवस्था में ही जलना पड़ता था। तो इस कुप्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और किसके सहयोग से किया था? तो ये भारत के राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से इस प्रथा का अंत हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1833 आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था, और ठगों के विरुद्ध भी अभियान चलाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने नीति चलाई थी, उसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, या इसको हड़प की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नीति के अंतर्गत क्या था कि अगर कोई राज्य है जो कि ब्रिटिश के अधीन कोई राज्य है भारत में, और उसमें उनका कोई ब्लड रिलेटिव उत्तराधिकारी नहीं है, कोई खून का उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वह राज्य डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वैसे क्या होता था कि जो अधीनस्थ राज्य हुआ करते थे ब्रिटिश के, उसमें राजा के मरने के बाद भी उनके उत्तराधिकारी जो होते थे वो फिर पेंशनधारी बन जाते थे। ठीक है, पेंशन भोगी उनके उत्तराधिकारियों को मिलने लगती थी। पर इन्होंने डलहौजी ने क्या बोला कि अगर कोई ब्लड रिलेटेड नहीं है, रक्त संबंधी उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर वो उस राज्य का दावेदार नहीं माना जाएगा, और वो राज्य डायरेक्टली ब्रिटिश के पास चला जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम देखेंगे कि झांसी जी भी जो है, जो रानी लक्ष्मीबाई जहाँ की रानी हुआ करती थी, उस राज्य का
भी क्या बोलते हैं विलय है वो हड़प की नीति के अंतर्गत किया गया था। और बाद में फिर 1857 की क्रांति का जो रीज़न रहा है, मतलब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जो पार्टिसिपेट किया था वो भी इसी हड़प नीति की वजह से ही किया था, ठीक है? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई थी इस हड़प की नीति से, व्यपगत के सिद्धांत से। तो लॉर्ड डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत से रिलेटेड, ठीक है? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 में, और इन्होंने क्या करा था, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल राज्य कौन-कौन से थे। तो सबसे पहले 1848 में सतारा, तो इनका क्रम भी याद रखना ज़रूरी है कि पहले कौन-सा राज्य व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल हुआ था ब्रिटिश राज्य में, और फिर बाद में कौन होता चला गया था, ठीक है? तो क्रोनोलॉजी भी इनकी याद रखनी ज़रूरी है। तो सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संभल 1849 ईस्वी में, बघाट 50 में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में, और नागपुर 1854 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट, सिंध का विलय हम देख लेते हैं। सिंध का विलय किया गया था लॉर्ड एलन बरो के काल में 1842 से 44 के बीच में एलन बरो का काल था। इस काल में सिंध का विलय किया गया था, ठीक है? और 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय सिंध का विलय किया था, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय देख लेते हैं। तो सिक्किम का 1975 में पूर्ण विलय हुआ था भारत में। और इसके पहले ब्रिटिश साम्राज्य में 1875 ईस्वी में सिक्किम के दार्जिलिंग और कुछ तराई क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये लॉर्ड डलहौजी का काल नहीं होगा, ठीक है? और ये 1861 ईस्वी में, ठीक, 1861 ईस्वी में सिक्किम के दार्जिलिंग और कुछ तराई क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था, ठीक है? और इस संधि को बोला जाता है तमलोंग की संधि। तमलोंग की संधि के द्वारा 1861 ईस्वी में दार्जिलिंग और कुछ तराई क्षेत्रों को ब्रिटिश ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में प्रथम रेलवे लाइन। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच में शुरू की गई थी, और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। और इस रेलवे लाइन का प्रारंभ किया गया था द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी के द्वारा, ठीक है? तो ये नाम भी याद रखिएगा। इस कंपनी ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था, और 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश में मिला दिया गया था। बर्मा मतलब वर्तमान का म्यांमार देश, ठीक है? म्यांमार देश मतलब वर्तमान में तो है, और उसके आगे भी एक्सपेंडेड था, ठीक है? तो म्यांमार देश का जो क्षेत्र था वह 1886 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे 1885 में। और 1885 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिंग के समय पे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 के बीच में। और
26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था और इस अधिनियम को प्रस्तुत तो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय, लेकिन पारित हुआ था यह लॉर्ड कैनिंग के समय पर। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत विधवा विवाह को लीगल मान लिया गया था। ठीक है, उससे पहले विधवा विवाह क्या था, इलीगल था हिंदू समाज में। और विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम का लाने के लिए जो श्रेय दिया जाता है, वो श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। जिस तरह से सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और इसने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि दास प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में, और एलनबरो का कार्यकाल था 1842 से 44 के बीच में। नेक्स्ट, प्रथम जनगणना देख लेते हैं। तो प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 के मध्य में, और पहली जनगणना 1772 ईस्वी में हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी। और नियमित जनगणना इसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, तो पहली जनगणना 1872 में और सिस्टमैटिकली 1881 ईस्वी में फिर जनगणना रेगुलर स्थापित हुई थी, रेगुलर जनगणना होनी शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, तो मेयो ने शुरुआत की थी, ये याद रखिएगा। और लॉर्ड मेयो जो थे, जिन्होंने जनगणना की शुरुआत की थी, इनकी हत्या अंडमान द्वीप समूह में एक कैदी ने कर दी थी। तो जब विजिट के लिए गए थे ये अंडमान की सेलुलर जेल में, तो वहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, और रिपन भारत में नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। ठीक है, तो देश में नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव पारित हुआ था, आया था, जो कि 1882 ईस्वी में आया था। ठीक है, इस प्रस्ताव में ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका और तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई थी, और नगरों में नगर पालिकाएं भी स्थापित की गई थी। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्बर्ट बिल विवाद। अल्बर्ट बिल विवाद क्या था? सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। अभी जब हम एक्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें विधि सदस्य भी होते थे। ठीक है, तो वो उस समय 1883 ईस्वी में सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, और 2 फरवरी 1883 को एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था जिसको इल्बर्ट बिल कहा गया था। इसमें जाति के आधार पर सभी न्यायिक अयोग्यताएं समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था कि जाति पे आधार पर सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीश की शक्तियां समान कर दी जाएं। ठीक है, तो ये विवाद उत्पन्न हो गया था इल्बर्ट बिल के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था ना कि ब्रिटिश, मतलब ये तो चाह ही नहीं सकते थे कि भारतीय और यूरोपियों के पास समान शक्तियां हों। इसी क्रम में जो है मतलब ब्रिटिश के मध्य ही एक तरह का क्या बोलेंगे आप कि
अशांति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है? तो इसको एडवर्ड विल विवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो 1784 ईस्वी में हमने देखा था कि नहीं, एशियाटिक सोसाइटी थी वो, हाँ, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है? और इसी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? एक तरह से कल्चरल जो कंजर्वेशन है उसको बढ़ावा देना, ठीक है? जो सांस्कृतिक विरासत की चीज़ें हैं या सांस्कृतिक जो कलाएँ हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है? इसी उद्देश्य से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो इसी क्रम में कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी कहीं न कहीं एशियाटिक सोसाइटी से ही फिर जो आगे के उसकी प्रोग्रेस हुई है उसमें इस सर्वेक्षण की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। तो 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम और इनको पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के मध्य में, इनके द्वारा इसके कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। इस विधेयक के अनुसार इस विधेयक में कहा गया था कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 5000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था, ठीक है? 1904 के अधिनियम में। नेक्स्ट प्रमुख कार्य गवर्नर जनरल के और उनके देख लेते हैं कि किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड हैं। तो सहायक संधि रिलेटेड है लॉर्ड वेलेजली से। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन से संबंधित। राज्य अपहरण नीति, ठीक है? तो कई नामों से जानते हैं, व्यपगत नीति, अपहरण नीति, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड। बंग विभाजन यानी बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड। बंगाल में दोहरा शासन, द्वैत शासन, ये रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड 1765 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक थे वो मैकाले थे और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे इस समय पर। नेक्स्ट सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल से संबंधित। व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। और भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, यह चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है? इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी, ठीक है? तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था, जो कि बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी भी थे, तो इसकी तुलना की थी औरंगजेब के कार्यकाल से, ठीक है? किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट कर्जन देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन। तो 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। और फूट डालो और राज करो की नीति के ये समर्थक थे। इसी क्रम में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और मुस्लिम समर्थक थे, हिंदू विरोधी नीतियां इन्होंने अपनाई थी। नेक्स्ट मार्ले मिंटो सुधार देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार
नवंबर 1905 में मार्ले मिंटो सुधार रिलेटेड है 1905 के लॉर्ड मांटो के कार्यकाल से, ठीक है। 1905 में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और मार्ले कौन थे? वो भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है। तो इनके दोनों के कार्यकाल में आया था, इसलिए इनको मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है और वैसे इसको 1909 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। एक तरह से जो कर्जन ने फूट डालो और राज्य करो की नीति शुरू की थी, उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर उसका वैलिडेशन कर दिया गया था मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देकर, ठीक है, कि आपका जो पॉपुलेशन है वो अलग है, तो आपका निर्वाचन क्षेत्र अलग है और आपके लिए उस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जो वोटिंग करेंगे वो भी मुस्लिम वोटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आया था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण। तो पहले जो ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी वो कलकत्ता हुआ करती थी और बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसे शिफ्ट किया गया था वायसराय हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग द्वितीय के समय में। और किस वर्ष में किया गया था? तो 1911 में ये किया गया था, ठीक है। 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया था और इसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी समय 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट लॉर्ड पंचम और महारानी मैरी को बुलाया गया था, इसी समय कलकत्ता से दिल्ली भी राजधानी शिफ्ट कर दी गई थी। और इस दरबार में क्या हुआ था? इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। जो 1905 का बंगाल विभाजन है वो बाद में कैंसिल कर दिया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में, ठीक है। और राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई थी इसी समय 1911 में। चलिए इसी के साथ क्लास को मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और इसी के साथ हम 1857 की क्रांति और बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे।